Hello student, today Delhi Sultan. In Delhi Sultan, we already teach about Delhi was become a very important city in the 12th century, है ना. उसमें after that there is main 5 dynasties which combine the Delhi Sultanate. In that we were talking about main dynasties. Today we are talking about the एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. हमने अभी तक उनकी जो एरियाज थे उनके बारे में बात करी, कैसे तारीख और तारीख जो प्रशस्ति तारीख थी उनसे हमको उनके बारे में जानकारी मिलती है, हमने उसके बारे में पढ़ा था. और आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्सोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स, है ना. जो स्लेव डायनेस्टी थी उसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में छोटे मोटे चेंजेस हुए, पर जो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो खिलजीज और तुगलक के टाइम पे चेंज हुआ. तो आज हम उसके बारे में ही थोड़ा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे. अब क्या हुआ, जब सबसे पहले बात आ रही है बंदागन. बंदागन कौन थे कि जब दिल्ली वॉज अ वेरी वास्ट एरिया, है ना, बहुत बड़ा एरिया हो गया था. अब उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए दे नीड अ इफिशिएंट जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनकी उनको जरूरत थी, है ना. इसके लिए क्या हुआ, रिलायबल गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको चाहिए थे. अब इसके लिए उनको या तो ये था कि वो किसी चेयरमैन को या गवर्नर्स को नियुक्त करते हैं. पर जो इल्तुतमिश था ही बिलीव इन हिज स्लेव्स, है ना, जो उसके स्लेव्स थे, दास थे, उनमें ज़्यादा विश्वास करता था. तो उन्होंने क्या करा, कुछ जो स्लेव्स थे ही परचेज सम स्लेव्स एज द मिलिट्री कमांडर्स, है ना. उन्होंने कुछ दासों को एज ए मिलिट्री कमांडर खरीद लिया, है ना. दैट पर्सन इज कॉल्ड बंदागन. वो क्या कहलाते थे, बंदागन कहलाते थे. ठीक है. अब जो इल्तुतमिश था उसके बाद में भी काफ़ी टाइम तक खिलजीज जो आए और उसके बाद में भी काफ़ी टाइम तक जो बंदागन थे वही राज्य का पूरा काम कर रहे थे. ठीक है. अब उसी के बाद में क्या हुआ, एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ. दैट सिस्टम इज नोन एज द इक्ता सिस्टम, है ना. अब इक्ता सिस्टम क्या था कि जो भी पूरा एरिया था दैट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, है ना, छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया. हमारा जैसे बड़ा एरिया था और उसको फिर कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे करके उनको डिवाइड कर दिया गया. तो ईच एरिया इज कॉल्ड ए इक्ता. हर एरिया क्या कहलाता था, एक इक्ता कहलाता था. ठीक है. आपके लिए थोड़ा नया वर्ड है इक्ता, IQTA, इक्ता. ठीक है. और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था या उसके ऊपर एक अपॉइंट गवर्नर होता था, दैट गवर्नर इज कॉल्ड इक्तादार और मुफ्तीज. व्हाट दैट कॉल्ड, इक्तादार और मुफ्तीज, है ना. तो देखिए, खिलजी एंड तुगलक monarchs appointed military commanders as the governor of the territory on the various sizes, है ना. अलग अलग, कोई छोटी टेरिटरी है, क्षेत्र है ना, और कोई बड़ा है. तो दैट पर्सन इज कॉल्ड, that land area is called Ikta, and the person who are putting the effort or who are doing work as a governor there, that person is called Iktadar or Muftis, है ना. अब what is the role of the Muftis? अब मुफ्तीज को वहाँ अपॉइंट कर दिया है ना, तो he has to do the some work. What the work he has to do? To lead the military campaign. जब भी राजा को जरूरत है, किसी भी देश पे आक्रमण करना है, किसी राज्य को अपने में कैप्चर करना है, whenever he needed to military force, जब भी उसको मिलिट्री फोर्स की आवश्यकता होती थी, he lead the military campaign. तो वो उसको अपनी सेना को लेके वहाँ जाता था. ठीक है. दैट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ द इक्तादार और मुफ्तीज. दोनों एक ही वर्ड है. नेक्स्ट है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. पूरा जो भी उसका इक्ता था, जो भी उसका एरिया था जिसका ही इज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर, है ना, उसको पूरा मेंटेन करना, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मतलब सब लोग समान तरीके से ढंग से रहें, इसकी व्यवस्था करने का काम भी किसका था, इक्तादार का. नेक्स्ट टू कलेक्ट द रेवेन्यू. जो पीसेंट्स होते थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना, है ना. पैसे जो भी उनकी फसल होती थी उससे जो भी पैसा कलेक्ट करते थे उसको कलेक्ट करने का काम भी वो करता था. एंड देन ही डिपॉजिटेड इन द राजा के जो भी कोष होता था उसमें जमा कराता था. ठीक है. नेक्स्ट है पेड सैलरीज टू देयर सोल्जर्स. अब राजा अपने पास कोई सैनिक नहीं रखता था. व्हेनेवर ही इज नीडेड टू द कैंपेनिंग, जब भी उसको मिलिट्री कैंपेनिंग के लिए जरूरत होती थी तो वो जो सोल्जर्स होते थे वो किससे लेता था, इक्तादार से लेता था. ठीक है. तो अब इक्तादार को सैलरी कौन देगा, वो सैलरी कौन देता था, इक्तादार देता था. ठीक है ना. तो ही पेड सैलरीज टू देयर सोल्जर्स. तो दीज आर द सम वर्क व्हिच इज डन बाय द मुफ्तीज. अब एडमिनिस्ट्रेशन इतना पूरा सॉलिड था कि कोई भी इसमें भी करप्शन नहीं कर सकते. इक्तादार कहीं भी अपने आप को ज़्यादा नहीं करे, किसी भी तरह का वो नहीं करे. तो इसके लिए क्या होता था, दे आर आल्सो हैविंग द कंट्रोल ऑफ द मुफ्तीज या इक्तादार. इन्होंने कुछ नियम ऐसे स्टेट ने बनाए थे, राजा ने बनाए थे, जो भी मेन होता था सुल्तान उसने बनाए थे
तो हाउ टू कंट्रोल ओवर द मुफ्तीज, उसके लिए कैसे कंट्रोल करा? तो फर्स्ट ही अपॉइंटेड अकाउंटेंट, उन्होंने क्या करा, स्टेट की तरफ से एक अकाउंटेंट जो था वो नॉमिनेट या अपॉइंटेड होता था। अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट, ठीक है। अब जो अकाउंटेंट होता था वो पूरा ध्यान रखता था कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, कितना रेवेन्यू कहाँ पर से आया है और उसने कितना उसे जमा कराया, तो ही हैज केप्ट ऑल द रिकॉर्ड, ठीक है। तो मुफ्ती कैन नॉट बी डू एनी रॉन्ग थिंग। नेक्स्ट है टेकन केयर that they kept the required members of the soldier more than that, है ना। whatever the number is also decided कि एक इक़्तादार इतने ही नंबर के सैनिक रखेगा, मतलब ये इतना बड़ा इक़्तादार की जो पोजीशन थी उसमें मान लो उसे 500 सैनिक रखने हैं, तो he has to keep only the 500, ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से 700 रख ले या फिर 300 ही रखे और फिर मतलब राजा से तो पैसे लगान के रूप में या जिसमें रूप में पैसे ले रहा है वो तो उतने ले रहे, तो वो ना तो उससे कम सैनिक रखे ना ज़्यादा सैनिक रखे। इस बात की भी पूरी केयर कौन करता था? द पर्सन अकाउंटेड हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट, है ना। स्टेट कौन है? गवर्नर है। नेक्स्ट जो तीसरा काम होता था, ही आल्सो कैन टेकन केयर कलेक्टेड द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द टैक्स। अब ऐसा नहीं है कि द मुफ्तीज कैन बी कलेक्ट एनी टाइप ऑफ द टैक्स, नहीं, वॉट एवर द प्रिस्क्राइब टैक्सेस वर देयर, जो भी टैक्स उनको लेना है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से ये टैक्स लगाया वो टैक्स लगाया सारे टैक्स ले रहा है, नहीं, जो भी प्रिस्क्राइब टैक्स हैं, जो भी राजा की तरफ से अनाउंस टैक्स हैं, ही हैज टू टेक ओनली दैट टैक्सेस, है ना। तो ये सब चीजें जो होती थी, तो इससे नाउ द मुफ्ती आल्सो कैन नॉट बी डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, तो ये कंट्रोल करते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं टैक्सेस की, छोटा टॉपिक है टैक्सेस, मतलब जो भी रेवेन्यू होता था वो कलेक्शन के लिए जो टैक्स होते थे, 3 टाइप के टैक्स मेनली लिए जाते थे, खराज, ऑन कैटल्स एंड होम हाउसेस, है ना। सबसे पहले आपको सिर्फ खराज क्या होता था, जितना भी रेवेन्यू हुआ है, जितना भी क्रॉप्स हुआ है उसका जो 50% होता था। देखो ऑन द कल्टीवेशन कॉल्ड खराज आर अमाउंटिंग टू द अबाउट 50% ऑफ द प्रीसेंट प्रोड्यूस, मतलब जितना भी किसान के खेत में जितना भी अनाज हुआ है, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसका 50% ही हैज टू डिपॉजिट इन द किंगडम, उसको राज्य में जमा कराना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड खराज, ठीक है। एक ये टैक्स होता था। नेक्स्ट ऑन कैटल्स, पशुओं पे होता था, और थर्ड इज हाउसेस, ठीक है। Now we come to end of this video. I hope you understand what is the Iqta system and what is the role of the Iqtadar, how the taxes were collected and how the person in muftis were controlled by the state. Thank you all. Thank you.